जियोपॉलिटिक्स में कई बार पुराने रिश्तों से ज्यादा नए रिश्ते महत्व रखने लगते हैं। कुछ ऐसा ही दिख रहा है रशिया और अजरबैजान के साथ रिलेशनशिप में, और इससे पहले रशिया और यूक्रेन के रिलेशनशिप में। एक समय पर यूक्रेन, अजरबैजान ये यूएसएसआर का ही तो पार्ट होते थे। अब रिसेंट न्यूज क्या है, अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया है, एक तरीके से इंडिकेट किया, यूक्रेन झुकेगा नहीं, नेवर एक्सेप्ट ऑक्यूपेशन, हम तुम्हारे साथ हैं। और भाई अजरबैजान इतनी हिम्मत कैसे कर रहा है? क्योंकि 1991 में यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद रशिया अलग हुआ, लेकिन उसके बाद भी अजरबैजान की इकोनॉमी और उसका जो आपका डिफेंस वाला पार्ट है वो रशिया पर ही डिपेंडेंट होता था। तो ऐसा कैसे हो गया? अब ऐसे सुर में अजरबैजान है कि वो वेस्ट इंक्लाइंड हो रहा है। एक तरफ रशिया को चैलेंज है यूक्रेन वाले फ्रंट पर, ऊपर फिनलैंड वाले फ्रंट पर, वहां तो नेटो आ ही गई है। तो अगर ये कॉकस रीजन जो है, यानी कि जो सदर्न पार्ट है, उस पर भी अगर नेटो आ गई या अजरबैजान एडवर्सियल हो गया रशिया के, तो यार ये तो रशिया को घेरने वाली बात हो जाएगी, है कि नहीं? देखिए यहां है अजरबैजान, इस रीजन को हम कहते हैं कॉकस, इसको साउथ कॉकस कहते हैं। कौन से देश है इसमें? अजरबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया, जिसकी कैपिटल यहां पर तिब्लिसी आपको दिख रही है। एक और मैप दिखाता हूं, ये देखिए, ये जो पूरा आपको कलर्ड पार्ट दिख रहा है, ये एक समय पर यूएसएसआर ही होता था। यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में, तो उसके बाद ये वाला जो पार्ट है यहां पर बन गया है सेंट्रल एशिया के देश, जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान एटसेट्रा। और यहां पर ये जो आप देख रहे हैं, ये दिख रहा है आपको, ये अजरबैजान हो गया, ये अजरबैजान के अंदर ही ये नगोर्नो करबाख, अभी इसका जिक्र आएगा, ये आर्मेनिया, ये जॉर्जिया। और इसके ऊपर अगर आपको दो ये ब्लू में दिख रहे हैं, साउथ ओसेशिया एंड अबगाजिया, ये दो पता है क्या है? एक्चुअली 2008 में रशिया और जॉर्जिया के बीच में युद्ध हुआ, और उसके बाद रशिया ने इन दोनों रीजन्स को, जो पहले जॉर्जिया के पार्ट थे, डिक्लेयर कर दिया एज इंडिपेंडेंट स्टेट। कुछ कहानी सुनी सुनाई लग रही है क्या? कुछ ऐसा ही यूक्रेन वाले फ्रंट पर हुआ है क्या? क्योंकि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में यहां पर जो लुहांस्क रीजन है, डोनेट्स्क रीजन है, उसको रशिया ने डिक्लेयर कर दिया, ये तो भाई इंडिपेंडेंट स्टेट है। याद आ रहा है? लेकिन क्या बाकी नेशंस उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही इन दोनों रीजन्स के साथ है, इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि ये वाला जो फ्रंट है, ये रशिया के लिए वैसे भी चैलेंज रहा है। यहां पर चेचन रीजन है, वहां पर भी इंसर्जेंट्स कहते हैं हमें अलग देश बनना है, उसको दबाकर रखा गया है। लेकिन यहां पर अगर अजरबैजान ये वेस्ट इंक्लाइंड बातें बोलेगा, रशिया के अगेंस्ट बातें बोलेगा, तो भाई फ्यूचर में यहां पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। इनको हम कहते हैं बाल्टिक, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया। कभी यूएसआर का पार्ट होते थे, लेकिन आज नेटो के गोद में बैठे हैं। तो यानी कि चैलेंज तो हो रहा है रशिया को, राइट? अजरबैजान ने कहा हम तो ऑलरेडी रशिया के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में लॉसूट फाइल कर रहे हैं, क्योंकि दिसंबर 2024 में इनके ही एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से हमारा एक एयरप्लेन जो है क्रैश हो गया था। हालांकि उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन में कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं निकले, लेकिन यह कहा गया कि उसमें कुछ शार्पनेल्स पाए गए थे जो मिसाइल बिलोंग करती है रशिया से। उसके बाद खुद पुतिन ने भी माफी भी मांगी थी, लेकिन माफी क्लैरिटी नहीं थी। इनका कहना है नहीं नहीं, वो क्लैरिटी नहीं, ये तो आपने माफी के नाम पर संवेदना व्यक्त करी है। उन्होंने कहा था कि हाँ ऐसा हो सकता है कि जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उस वो टारगेट कर रहा था यूक्रेन को, ड्रोन को, और उसने गलती से इसको एक थ्रेट मान लिया और उस पर अटैक हो गया। लेकिन इसका कहना नहीं नहीं, हम जो भी जिम्मेदार है रशिया में उसके खिलाफ मतलब कंपनसेशन तो लेंगे ही, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ये भी हम इंश्योर करेंगे। तो ये भी एक फ्रंट है। लेकिन मुद्दा केवल ये नहीं है, इसके बाद भी बहुत कुछ है। फिलहाल रशिया में जो मिलिट्री ब्लॉगर्स हैं, जो टेलीग्राम ऐप का भी इस्तेमाल करते हैं, वो एक मोमेंटम बना रहे हैं अजरबैजान के खिलाफ। ऐसा ही पैटर्न देखा गया था यूक्रेन के खिलाफ जब वॉर हुआ था, उससे ठीक पहले कह रहे थे यूक्रेन में अगर नेटो आ गया तो भाई सीधा सीधा क्रेमलिन और जो ईस्टर्न पार्ट है पूरा का पूरा ऑफ दी रशिया, मतलब यहां पर इसका वेस्ट मान लिए और वेस्ट की तरफ से ये ईस्ट हो गया, तो वो थ्रेट में आ जाएगा। तो ऐसे में रशिया की ये समझ लीजिए कि सिक्योरिटी डिलेमा क्रिएट करने वाली बात हो गई, तो काउंटर तो करना पड़ेगा। तो ऐसा ही माहौल यहां पर दिख रहा है। तो अगर पब्लिक सेंटिमेंट, ये जो मीडिया वाले लोग हैं रशिया के, अगर पब्लिक सेंटिमेंट डेवलप करते हैं कि जस्टिफाई करते हैं कि हाँ यूक्रेन के खिलाफ युद्ध होना चाहिए, और अब यही लोग वैसा ही मोमेंटम बना रहे हैं कि अजरबैजान के खिलाफ भी युद्ध होना चाहिए, तो भाई माहौल कहीं गड़बड़ ना हो जाए। क्योंकि उनका कहना है कि कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल। उनका कहना है कि नेक्स्ट जो कॉन्फ्लिक्ट होगा रशिया का वो कैस्पियन सी में होगा। ये है कैस्पियन सी, ये देखिए यहां है रशिया की टेरिटरी, ये है अजरबैजान, और यही वो एरिया है जहां से अजरबैजान ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्ट करता है और यूरोप तक उसको पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से यूरोप कह रहा है वेस्ट, मतलब यूरोप इंक्लूडिंग वेस्ट यानी कि यूएसए,
वो कह रहा है हमें रशिया तुम्हारी कुछ खास जरूरत है नहीं, इस वजह से सैंक्शन बढ़ाते रहेंगे और अजरबैजान से ऑयल लेते रहेंगे। तो अगर रशिया को अपनी इंपॉर्टेंस को बढ़ाना है, प्रेशर को वेस्ट पर बढ़ाना है, तो आपको नहीं लगता टैक्टिकली भी अजरबैजान के, ये कैस्पियन वाला एरिया है ही, यहां पर रशिया की नेवी है ही, अगर इसको काउंटर कर दे, यहां पर अटैक कर दे, ब्लॉकेड लगा दे, इनकी पाइपलाइन को डिस्टर्ब कर दे, तो सीधी सी बात है भाई, रशिया एक टैक्टिकल एडवांटेज ले लेगा इन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। यूरोप पर प्रेशर बन जाएगा ज्यादा जब उनकी एनर्जी नीड खतरे में आ जाएंगी। अब रशिया और अजरबैजान के रिलेशंस को जरा ट्रेस करते हैं। भाई एक समय पर तो ये यूएसएसआर का ही पार्ट था, मैंने बताया, ये देखो ये सारी की सारी टेरिटरीज यूएसएसआर का पार्ट था। 1991 में जब ये आज़ाद हुआ तो स्टार्टिंग में ये इकोनॉमिकली डिपेंडेंट था रशिया पर, रशिया ग्रांट्स भी देता था, प्लस रशिया की जो प्लान्ड इकोनॉमी थी उसके तहत कई ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो रशिया से ही अजरबैजान में आते थे। लेकिन अजरबैजान क्योंकि अपने एक सेल्फ रिलायंस डेवलप नहीं कर पाया था, ज्यादा डिपेंडेंट था, तो उसकी जीडीपी में श्रिंक आया और 50% के आसपास जो जनता है वो गरीबी में ही रह गई। भाई पहले तो रशिया का एक छत्र था, अम्ब्रेला था, जब यूएसएसआर का पार्ट था, अब वो अम्ब्रेला हट गया, आजाद आप हो गए, लेकिन आजादी के साथ साथ आती हैं जिम्मेदारियां। क्या उसके लिए तैयार थे? तो अजरबैजान ने कहा यार उसके लिए तो तैयार नहीं, अभी भी डिपेंडेंट है। और डिपेंडेंस की वजह से रशिया जो है एक तरीके से आपकी सॉवरेनिटी, फॉरेन पॉलिसी में जो आपकी डिसीजन मेकिंग उन सबको इन्फ्लुएंस कर रहा था। तो अजरबैजान ने कहा भाई हमें चाहिए फुल इज्जत, उसके लिए बनानी पड़ेगी नई पार्टनरशिप। और नई पार्टनरशिप कौन होगा? अरे भाई अंकारा, मतलब टर्की होगा, वेस्ट होगा। अब यहां पर एक पेन पॉइंट है नगर्नो करबाख रीजन, ये है वो रीजन, ये देखिए। तो अजरबैजान के साथ प्रॉब्लम क्या चल रही थी कि इस वाले रीजन में ये आता इसकी टेरिटरी के अंदर है, लेकिन यहां पर अर्मेनियन पॉपुलेशन रहती है, इधर है अर्मेनिया। अब क्योंकि एक तरीके से रशिया समझता था दोनों अपने ही बच्चे हैं, अरे हमसे ही तो निकले हैं, पुरानी फैमिली यूएसएसआर, राइट। लेकिन मैंने कहा कि कई बार पुराने रिश्तों से ज्यादा नए रिश्ते महत्व रखने लगते हैं जियोपॉलिटिक्स में, क्योंकि व्हाट मैटर्स इज इंटरेस्ट ना। अब अजरबैजान ने सोचा कि यार देखो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये वाला रीजन, रशिया तुम कुछ करो। रशिया ने कहा करेंगे, लेकिन रशिया ने यहां पर एम्बिगस रोल निभाया, यानी कि जब इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट होता था इसको लेकर, तो दोनों तरफ वेपन रशिया ही बेच रहा है, दोनों तरफ, और फिर अपने पीस कीपिंग मीडिएशन के लिए फोर्सेस को उतार देता है। जैसे कि लगभग 2000 रशियन सोल्जर्स एज पीस कीपर्स वर स्टेशन्ड अराउंड नगर्नो करबाख रीजन, कि जिससे आप डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में मत आना, ऐसा कर दिया था। अब लेकिन सितंबर 2023 में स्टोरी चेंज हो जाती है। अजरबैजान कुछ ऐसा कर देता है कि अर्मेनिया भी सरप्राइज में और वेस्ट तो कॉन्फिडेंट था, रशिया सरप्राइज में, वेस्ट की ही बैकिंग थी। मतलब अजरबैजान ने कहा कि यार कब तक तुम हमारे मीडिएशन के नाम पर मतलब अल्टीमेटली अपना फायदा लेते रहोगे, हम डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। अजरबैजान ने कहा इस कॉन्फ्लिक्ट को हमेशा के लिए सुलझाते हैं, अपने फोर्सेस को भेजा और पूरे नगर्नो करबाख रीजन को कब्जा लिया। अब मैंने कहा पीस कीपिंग फोर्सेस थी, तो यानी कि ये फोर्सेस बस खड़ी रही, रशिया की फोर्सेस खड़ी रही, अजरबैजान ने कब्जा लिया। अर्मेनिया दिख रहा रशिया तुम कुछ करते क्यों नहीं? रशिया कह रहा है यार मैं तो यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में बिजी हूं ना। तो आपको नहीं लगता इससे रशिया की जो हैसियत है, यू कैन से जो उसका स्ट्रेटेजिक स्टेटस है कि व्हाट रशिया कैन डू, या इस रीजन में जो भी होगा वो रशिया के मर्जी के बिना नहीं हो सकता, भाई उसके ऊपर तो पानी फिर गया। और इस पर फुल कंट्रोल किसका आ गया? अजरबैजान का आ गया। तो अजरबैजान ने एक तरीके से रशिया की इंपोर्टेंस, रशिया के स्टेटस को डिमिनिश कर दिया और अपनी हिस्टोरिकल ग्रीवेंस को अपने ही बलबूते सॉल्व कर लिया। अब अपने ही बलबूते सॉल्व करने की वजह से इसकी सॉवरेनिटी जो है वो उसने पावरफुल तरीके से डिक्लेयर कर दी कि भाई हम पूरी तरह इंडिपेंडेंट हैं मॉस्को से फॉरेन पॉलिसी डिसीजन में। 1991 में इंडिपेंडेंट तो हो गए थे, लेकिन फॉरेन पॉलिसी अभी भी, सिक्योरिटी पॉलिसी अभी भी आप इन्फ्लुएंस कर रहे थे, अब नहीं चलेगा ऐसा। अब ये जो कॉन्फिडेंस आया, ये कैसे आया भाई? अगर अजरबैजान रशिया के बिल्कुल करीब होकर रशिया की फोर्सेस को कॉन्फिडेंस में लिए बिना ऐसा कर देता है, तो कोई ना कोई तो पीछे से है जिसके बलबूते अजरबैजान इतना कॉन्फिडेंस में आ रहा था। एक्चुअली वो रीजन था इकोनॉमिक, यानी कि जब पैसा आ जाता है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। अजरबैजान अब 1991 वाला या सन 2000 वाला नहीं था। उसके बाद अजरबैजान ने, स्पेशली सन 2005 काफी क्रूशल है अजरबैजान की पॉलिटिक्स में, अजरबैजान ने काम करना स्टार्ट किया इन पाइपलाइंस पे, क्योंकि इससे पहले अजरबैजान डिपेंडेंट था रशिया के रूट पर। यानी कि अगर यूरोप में तुम्हें गैस को बेचना भी है तो रशिया की जो पाइपलाइंस हैं, रशिया का जो ट्रेड है वो ऑलरेडी सेट था यूरोप के साथ। तो अजरबैजान इस रूट से, क्योंकि ये बॉर्डर कनेक्टेड है
रशिया से इस रूट से, यहां से, मतलब यहां पर ग्रेट कॉकस माउंटेन रेंज है, लेकिन यहां पर अगर यहां से एक्सट्रैक्ट करता है और इसके थ्रू भेज रहा था, तो यार ये भी बहुत डिपेंडेंट हो गए हम रशिया पर। तो उन्होंने कहा डिपेंडेंस को हटाओ और ये अपना एक पाइपलाइन अलग से लगाओ। जो पहली पाइपलाइन थी वो थी बीटीसी। बीटीसी है बाकू, जो कि अजरबैजान में, तिब्लिसी जॉर्जिया में, और उसके बाद यहां पर सिहन, ये है आपका टर्की में। ये रीजन कौन सा पड़ता है? अरे याद करो, ईस्टर्न मेडिटेरियन सी। तो ईस्टर्न मेडिटेरियन सी में अगर यहां पर आ गया तो इसका मतलब है यूरोप तक एक्सपोर्ट आसान हो गया कि नहीं हो गया। तो अजरबैजान की जो डिपेंडेंस है कि भाई हमें अगर पैसा कमाना है, अपने ऑयल को रशिया के थ्रू बेचना है, रशिया बिकवाएगा, उन्होंने कहा अब हमें जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली इसके थ्रू बेचेंगे। तो भाई डिपेंडेंस कम हो गई कि नहीं हो गई, उससे पैसा आना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद इन्होंने एक और पाइपलाइन बनाई, ये देखिए, ये अजरबैजान के थ्रू इस पूरे रूट को देखिए, जो अभी मैंने आपको बीटीसी वाली बताई वो तो यहां पर कनेक्ट कर रही है ईस्टर्न मेडिटेरियन में। ये एक्चुअली एनाटोलिया को पूरा पार करते हुए, टर्की को पूरा पार करते हुए डायरेक्टली यहां पर यूरोप में कनेक्ट कर रही है। इसको कहते हैं सदर्न गैस कॉरिडोर। और पता है इसमें पैसा लगा कौन रहा था? यूरोपियन कमीशन। यानी कि यूरोप के देश चाहते थे कि रशिया पर पूरी तरह डिपेंडेंट ना रहे, तो अजरबैजान की गैस को सीधा लेना है तो भाई गैस के लिए पाइपलाइन तो डेवलप करनी पड़ेगी। लेकिन पाइपलाइन बनाने का पैसा कोई अजरबैजान के पास थोड़ा था। तो उन्होंने कहा टेंशन मत लो, हम ये पाइपलाइन बनाएंगे क्योंकि हम फिर रशिया पर डिपेंडेंस को घटाएंगे। तो ये यूरोप का एक तरीके से स्ट्रेटेजी थी और यूरोप इसमें सक्सेसफुल हो भी गया। अब कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा? अब वेस्ट कहने लगा कि अजरबैजान अब तुम हमारे रिलेटिव हो, अब तुम्हारी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम, बताओ तुम्हें कौन परेशान करता है? अजरबैजान ने कहा ये रशिया करता है। तो वेस्ट ने कहा टेंशन मत लो, रशिया तो हमारा भी दुश्मन है और तुम हमारे रिश्तेदार हो, तो टेंशन मत लो, अब उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। अब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से पहले भी आप जानते हैं एडवर्सरियल रिलेशन वेस्ट के रहे हैं। सैंक्शंस तो रशिया के खिलाफ एक्चुअली क्रीमिया वाला जो एनेक्सेशन था उसके बाद से ही चल रहे हैं, है कि नहीं? तो अब ये बन गया इनका एनर्जी पार्टनर, जिसकी वजह से अब अजरबैजान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, इसकी सॉवरेनिटी प्रोटेक्ट रहे। ये जिम्मा अब किसका बन गया? वेस्ट का बन गया। तो वेस्ट के लिए अगर जरूरी है अजरबैजान, तो अजरबैजान में भाई कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब देखिए दोनों की इंटेंशन मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। अजरबैजान भी चाहता है कि भाई मैं वेस्ट की तरफ इंक्लाइन होकर ज्यादा प्रॉस्परस हो जाऊं, यूक्रेन भी यही चाहता था कि मैं इसकी तरफ इंक्लाइन होकर ज्यादा प्रॉस्परस हो जाऊं। अब अजरबैजान ने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में भी पैसा खर्च किया। कॉन्फिडेंस का कारण देखिए क्या है, एक तो एनर्जी के नए रूट बना दिए, पैसा आने लगा। दूसरा, वेस्ट की एनर्जी सिक्योरिटी अगर तुमने पूरी कर दी तो वेस्ट चाहेगा कि तुम ऐसे ही स्टेबल बने रहो, गैस ऑयल हमें डायरेक्टली देते रहो, रशिया पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, तुम्हारे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारी जिम्मेदारी। लेकिन अजरबैजान ने कहा भाई वेस्ट का पूरा भरोसा भी नहीं किया जा सकता, देख लो यूक्रेन का क्या हुआ है। तो इसने अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर भी फोकस रखा और इसमें पता पार्टनर कौन बना? टर्की। बस अब टर्की के साथ अजरबैजान के रिलेशन ऐसे कहे जाते हैं जैसे कि दोनों एक राष्ट्र दो स्टेट हों। जी हां, ऐसे डिफाइन करते हैं, वन नेशन टू स्टेट। तो यानी कि भाई टर्की तो साउथ कॉकस इस रीजन में अपनी जो इन्फ्लुएंस चाहता है, उसके लिए अजरबैजान क्रूशियल है। टर्की ने कहा हमारा ये जो बैरक्टर, ये जो ड्रोन है, ये काफी फेमस है, तुम्हें ये तो देंगे ही, इसके अलावा तुम्हें और भी चीजें देंगे, जैसे कि अभी आगे आएगा सूशा। आप कहेंगे ये क्या है? अरे बताएंगे, अभी आगे आएगा। Su-25 ये भी आगे आएगा। पॉइंट ये है कि भाई टर्की क्रूशियल है मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन ऑफ अजरबैजान के लिए। दूसरा, इजराइल। आप कहेंगे इजराइल की मिलिट्री टेक्नोलॉजी देने लगा अजरबैजान को? देगा, क्योंकि 4 कारणों से जरूरी है ये। ठीक है, पहले 2 कारण अभी हिंट दे देता हूं, आगे इसको एक्सपेंड भी करने वाले हम। देखिए, अजरबैजान है मुस्लिम मेजोरिटी नेशन, अजरबैजान को जरूरत है टॉप डिफेंस टेक्नोलॉजी की। इजराइल कहेगा कि यार एक तो तुम मुस्लिम मेजोरिटी नेशन, दूसरा अगर तुम्हें हमारी जरूरत है तो हम भी वर्ल्ड पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, देखो ये भी तो मुस्लिम मेजोरिटी नेशन है जो इजराइल के साथ खड़ा है कि नहीं? दूसरा, मतलब एक तो ये एडवांटेज हो गई, परसेप्शन, डिप्लोमेटिक एडवांटेज। दूसरा, अरे भाई इजराइल अगर डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है तो फ्री में थोड़ा ना दे रहा है, अजरबैजान ऑयल से पैसा कमाता है, इजराइल को पे कर रहा है, तो एक अच्छा कस्टमर भी आपको मिल गया, है कि नहीं? और बाकी डायनेमिक्स आप सोचिए क्या होंगे, बहुत ही करीब हैं आप। मैं हिंट दे दूं, अजरबैजान का बॉर्डर देखिए किसके साथ कनेक्ट होता है, जिसके साथ कनेक्ट होता है बॉर्डर, अगर वो है इजराइल का एनिमी, तो भाई साहब एनिमी का जो पड़ोसी होता है ना, उसको दोस्त बनाकर रखना जरूरी होता है। कमेंट में बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैप से तो मैंने इंडिकेट अभी किया ही था। अब इन्वेजन का जो थ्रेट है अजरबैजान पर, ये एक तरीके से जो रशिया की प्रोपेगेंडा मशीनरी लग गई है, तो ऐसा लग रहा है कि यार ये हो सकता है ट्रू।
इन नियर फ्यूचर। लेकिन कैसे होगा, रशिया क्या क्या कर सकता है, उस पर भी हमें बात करनी है। ये तो बात फैक्ट है कि रशिया का जो ट्रेडिशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो खतरे में है अजरबैजान की वजह से। रिसेंटली वैगनर ग्रुप के कुछ फाइटर्स अजरबैजान में थे। अजरबैजान ने कहा, अरे तुम तो रशिया के बिहाफ पर यूक्रेन में वो वॉर क्रिमिनल वाले लोग हो, तुमने तो वॉर किया और भैया तुम्हारे खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए। इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। वैगनर ग्रुप ने कहा कि अरे रशिया, ये अजरबैजान जो तुम्हारे हिसाब से चलता था, बताओ ये हमारे लोगों को गिरफ्तार कर रहा है, जरा फोन करो, इनको छुड़वाओ। अजरबैजान ने कहा अब हम कोई फोन नहीं उठाएंगे, वैगनर ग्रुप पर एक्शन लाएंगे। तो वैगनर कह रहा है कि भाई रशिया, अगर तुम्हारे हिसाब से मैं लड़ूं, तुम्हारे लिए मैं लड़ूं, ठीक है मैं पैसा लेता हूं, लेकिन भाई बचाओ तो सही। तो यार ये अलग पंगा चल रहा है इनके साउथ में, साउथ सदर्न रीजन में, यानी कि साउथ कोकस में, कि यार अजरबैजान इज शोइंग डिसलॉयलिटी, राइट। बाकू का कहना है कि रशिया का जो पोस्ट सोवियत पावर नेटवर्क है वो अब नहीं चलेगा। पोस्ट सोवियत नेटवर्क यानी कि सोवियत के बाद भी ये एरिया उसके इन्फ्लुएंस में होता था, लेकिन उनका कहना है कि अब नहीं चलेगा। एक तरीके से यहां पर जो इंफॉर्मेशन स्पेस है, इंफॉर्मेशन स्पेस समझते हैं, यानी कि पब्लिक रशिया की क्या समझ रही है, क्या पा रही है, धीरे धीरे जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, ये सब कुछ फीड कर रहा है एंटी अजरबैजान स्टैंड। ये कह रहा है कि अजरबैजान अगर वेस्ट इंक्लाइन रहा तो सीधे सीधे रशिया पर खतरा है, रशिया की इकोनॉमी पर भी खतरा होगा क्योंकि अल्टरनेटिव खड़ा कर रहा है, और रशिया के फाइनली सोवरेनिटी पर भी खतरा हो सकता है। ये सदर्न रूट से कहीं नेटो का रूट ना बन जाए, तो इन्वेजन ऐसा करना पड़ेगा। अब इनके हाथ में क्या है, पहला है असिमेट्रिक कारण। देखो यूक्रेन से रशिया को कुछ तो सीख मिली है। उसने सोचा था अरे विद इन वीक्स यूक्रेन क्या कीव में झंडा लगा देंगे, हो पाया नहीं हो पाया। क्यों? यूक्रेन के पीछे कौन है? यूएसए है, बाकी यूरोपियन देश हैं। तो ऐसा हो सकता है कि शुरुआत जो है वो असिमेट्रिक वॉरफेयर से हो। असिमेट्रिक वॉरफेयर का मतलब होता है अजरबैजान के साथ कुछ हो जाए और रशिया कहते हैं हमने नहीं किया। इसको हम कहते हैं प्लॉजिबल डिनायबिलिटी, मतलब हम डिनाय कर सकते हैं, हो गया है लेकिन हम डिनाय कर रहे हैं। तो रशिया अगर इन्वेजन करेगा तो आपको क्या लग रहा है कि ये तैयार नहीं बैठे होंगे? तैयार तो बैठे होंगे कि कहां कहां से कर सकता है। तो जरा मैं उस स्ट्रेटजी पर बात करता हूं। ये डेगेस्तान रीजन है रशिया का, यानी कि ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये सब रशिया का एरिया है। देखो इसके नीचे जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये साउथ कोकस। तो यहां से एंट्री हो सकती है फोर्सेस की, क्योंकि यही डेगेस्तान वा जो एरिया है यही है रशिया का वो एरिया जो अजरबैजान के साथ बॉर्डर लगाता है। तो इसको पता है, तो यहां पर ये सिक्योरिटी को स्ट्रांग करेगा। लेकिन अजरबैजान को एक और बात पता है कि एरिया हमारा है, ज्योग्राफी हमारे फेवर में है। आप कहेंगे ज्योग्राफी कैसे फेवर में है? ये जो रीजन आपको दिख रहा है, मैं इसको बड़ा कर देता हूं, ये देखिए, इसको हम कहते हैं ग्रेट कॉकस माउंटेन। अब जरा इस रीजन पर देखिए, मैंने बताया कि ये वाला जो एरिया है, ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये है जो रशिया और अजरबैजान का बॉर्डर है। इससे यहां तक तो आप देख रहे हैं पूरी एक डिटेल्ड माउंटेन रेंज है। यहां पर बहुत ही नैरो पासेस और डेंस फॉरेस्ट है, टफ टोपोग्राफी इन माउंटेन्स की। तो यानी कि अगर रशियन फोर्सेस को एंटर करना है तो इन एरिया से एंटर करना बेहद मुश्किल है। वहां पर टैक्टिकल एडवांटेज अजरबैजान को हो सकती है। अजरबैजान गुरिल्ला वॉरफेयर कर सकता है, कम लोगों से भी रशिया को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। फिर बचता है केवल ये वाला रीजन, लेकिन इस रीजन के बाद भी आप अजरबैजान के इस वाले पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां से एनर्जी सप्लाई हो रही है। तो पॉइंट इज कि यहां पर जो ये है माउंटेन रेंज, ये एक तरीके से टैक्टिकल चैलेंज है। यूक्रेन वाली स्टोरी यहां नहीं चलेगी। यूक्रेन में प्लेन है तो आपने एंट्री कर ली, बट अजरबैजान में प्लेन नहीं है, यहां पर माउंटेन रेंज है जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है। तो क्या हो सकता है अभी बताएंगे। यहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर लीजिए, शशांक त्यागी फॉर यू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सारे अपडेट्स यहां पर आते रहते हैं। आप में से जो लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक गाइडेंस चाहते हैं, कोर्स में क्या होता है, कैसे तैयारी होती है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कैस्पियन स्ट्रेटजी, एक तो आपको लैंड वाली स्ट्रेटजी पता लग गई, डेगेस्तान वाला रीजन। अब कैस्पियन देखिए, कैस्पियन में ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, ये तो पूरा रशिया का रीजन हो गया, रशिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गया कि यहां से ऑयल एंड गैस होगा तो रशिया कहेगा हमारा है, इसकी तरफ मत देखना। लेकिन ये जो रीजन है इस पर अजरबैजान कंट्रोल करता है। कोई मुझे बताना चाहेगा कि अंतरराष्ट्रीय लेवल का कौन सा कानून होता है जो आपकी कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल तक की दूरी को आपका EEZ डिक्लेयर करता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर करता है? वो कानून कौन सा है? चलो बोल देता हूं, UN क्लॉज। फुल फॉर्म बता दो, चलो, UNCLOS ये है कानून, इसकी फुल फॉर्म बता दीजिए कमेंट में, ठीक है। नाउ अब क्या करेगा इस एरिया में? तो कैस्पियन में वो क्या कर सकता है, एम्फीबियस ऑपरेशन कर सकता है, यानी कि लैंड और वाटर दोनों के थ्रू वो अपनी नेवी का इस्तेमाल करके ये जो लोकेशन है जहां पर एक्सट्रैक्शन है ऑयल एंड गैस का,
इसको अटैक कर सकता है, इसको कंट्रोल कर सकता है, जिससे कि वेस्ट की एनर्जी सिक्योरिटी को श्रिंक किया जा सके। तो क्या इससे फायदा होगा? भाई फायदा तो होगा अगर सक्सेसफुली कर ले तो। क्यों? रशिया के इस रीजन में स्टेटस बढ़ जाएगा। बाकी जो देश, स्पेशली सेंट्रल एशिया, वो आगे नहीं सोचेगा कि हम रशिया के खिलाफ जाएं, क्योंकि सेंट्रल एशिया इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सॉफ्ट बेली ऑफ रशिया। सॉफ्ट बेली, उसको अगर आपने खतरे में करा तो भाई रशिया सही में खतरे में आ जाएगा। तो रशिया इस वजह से इस एरिया की भी सिक्योरिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अपने ही इन्फ्लुएंस में चाहता है। तो इस रीजन के लिए भी एक इंडिकेशन हो जाएगा, देखो जो अजरबैजान के साथ हुआ, यूक्रेन के साथ हुआ, तुम्हारे साथ ना हो जाए। प्लस वेस्ट को पता लग जाएगा कि देखो रशिया को दुश्मन डिक्लेयर करके यूक्रेन को बहला फुसला के कि चलो नेटो का पार्ट बनाएंगे, ईयू का पार्ट बनाएंगे, इस तरह का वॉर मत क्रिएट करो। एक्चुअली ये यूएस की फॉरेन पॉलिसी की प्लेबुक है, जिसमें कहते हैं बेट एंड ब्लीड, यानी कि किसी एक को बलि का बकरा बनाओ, अपने दुश्मन के साथ लड़ाओ, और अल्टीमेटली तुम्हारा दुश्मन भी वीक और वो भी वीक, क्यों? दोनों वॉर में लड़ते रहेंगे। और जिसको तुमने ये रिसोर्सेज दिए, अल्टीमेटली यूक्रेन से कहो कि देखो इतना एहसान कर रहे हैं, तुम्हारे रिसोर्सेज तो हमारी कंपनी के लिए ओपन कर दो। तो अल्टीमेटली वॉर इनको प्रॉफिट देता है। रशिया इनको यही समझाता है कि देखो यार, हमारी पुरानी फैमिली रही है, इसके खिलाफ क्यों जा रहे हो? अल्टीमेटली बेनिफिट वेस्ट को दे रहे हो। हम समझते हैं कि हम तुम्हारी इकोनॉमिक जरूरतों को पहले पूरा नहीं कर पाए, ठीक है, अब तुम उनके थ्रू अपनी ऑयल एंड गैस बेचो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पर कमेंट करो, रशिया को अंडरमाइन करो, वो ठीक नहीं है। तो ये रशिया का पॉइंट है। प्लस अर्मेनिया भी एक रास्ता हो सकता है। अर्मेनिया में इनका एक बेस है, ये देखिए ग्युमरी एक जगह है जहां पर करीब 2200 के आसपास कहा जा रहा है रशियन पर्सनल्स ऑलरेडी मौजूद हैं। तो अगर मैंने कहा भाई यहां से हमला हो सकता है अर्मेनिया पर, यहां से हो सकता है नेवी के थ्रू, तो यहां से भी तो हो सकता है। ऐसा कैसे? क्योंकि भाई अर्मेनिया तो भरा बैठा है कि यार नगर्नो करबाख रीजन डिस्प्यूटेड होता था, हमारे लोग थे, कब्जा लिया तुमने, तो अर्मेनिया के थ्रू ये बॉर्डर कनेक्टेड है, तो रशियन फोर्सेस यहां पर मौजूद है, और फोर्सेस आए और फिर इस तरफ अजरबैजान के अंदर एंटर कर जाएं। लेकिन अर्मेनिया नाराज है 2023 से। अर्मेनिया को लगता है रशिया, आप यूक्रेन में लगे रहे, ये नगर्नो करबाख रीजन कब्जा लिया, आपकी फोर्सेस खड़ी रही, रशिया कुछ ना कर पाया। तो यानी कि अर्मेनिया को भी मनाना पड़ेगा, ठीक है, इतना आसान नहीं है। बताना पड़ेगा कि देखो अभी हम जिंदा हैं, रशिया कहेगा मतलब अभी हम पावरफुल हैं, नगर्नो करबाख रीजन का भी कुछ ना कुछ आगे करेंगे, हमारा इनेक्शन रहा क्योंकि वी वर टू मच इन्वॉल्व देयर, लेकिन कुछ ना कुछ करेंगे। तो ऐसे में अजरबैजान के लिए चैलेंज हो सकता है। तो आप कहेंगे फिर अजरबैजान को बचाने कौन आएगा? टर्की कहेगा अरे मुझे भूल गए क्या, अभी अभी तो बताया था 1 नेशन 2 स्टेट। और वेस्टर्न नेशंस कहेंगे, यूएसए कहेगा, यूरोप कहेगा अरे अजरबैजान को इसी दिन के लिए थोड़ा ना फंडिंग दी थी, वो कॉरिडोर बनवाया था, सदर्न गैस कॉरिडोर, इसी वजह से तो बनवाया था कि यार अल्टीमेटली उसके लिए हम खड़े रहेंगे। तो यानी कि अजरबैजान में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो केवल ये रशिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ये भी एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट होगा। कहानी तो आप समझ गए होंगे। लेकिन क्या अजरबैजान प्रिपेयर है रेस्पॉन्स के लिए? प्रिपेयर है। अजरबैजान का कहना है मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन इसी वजह से तो कर रहे हैं, और इसी का तो फल है कि नगर्नो करबाख रीजन को हमने कब्जा लिया। अजरबैजान का कहना है कि देखो 1991 के बाद से अब तक अजरबैजान में एक स्ट्रॉन्ग नेशनल आइडेंटिटी बन चुकी है, यानी कि अजरबैजान की जो जनता है वो भी नहीं चाहती अपने इंटरेस्ट को, अपने इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन कराए रशिया से। तो किसी भी देश की जनता एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, वही सपोर्ट करती है आपको कि ठीक है, इफ यू वांट टू हैव फॉरेन पॉलिसी अगेंस्ट रशिया, डू दैट इफ इट इज इन आवर इंटरेस्ट। प्लस साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, क्योंकि उसको पता है कि रशिया सबसे पहले शायद साइबर वॉरफेयर करेगा। तो ऑलरेडी देखिए जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 है, उसमें इनका इंप्रेसिव 93.76 स्कोर है। क्या कमेंट में बताएंगे आप सर्च करके कि इंडिया का स्कोर क्या है? क्योंकि यह स्कोर बताता है कि आप कितना प्रिपेयर्ड हैं अपने टेलीकॉम इंफ्रा को सिक्योर करने के लिए। नेक्स्ट, इनका कहना है अजरबैजान का, हम तो पहले से सिमुलेशन कर रहे हैं, मतलब कि हम खुद ही अपने जो क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे बैंकिंग, फाइनेंस, आपका ग्रिड्स और आपकी पाइपलाइन, इन सब पर अगर साइबर अटैक हो जाए तो हम पहले से साइबर अटैक खुद करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं, जिससे पता लग जाए कहीं पर अगर कोई लूपहोल है क्या, तो हम तैयार हैं। डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव, यानी कि वेस्ट, टर्की, इन सब के साथ मिलकर हम इंटरनेशनलाइज करेंगे इस इशू को। प्लस सेंट्रल एशिया के देशों से भी कहेंगे कि देखो यार रशिया एक्सपेंशनिस्ट हो रहा है, पहले यूक्रेन के साथ देखो क्या किया, अब हमारे साथ क्या, कल तुम भी हो सकते हो, खुलकर रशिया के अगेंस्ट आओ। तो क्या ये एक चैलेंज हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। 2021 में उन्होंने शूशा डिक्लेरेशन साइन किया टर्की के साथ। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टर्की का कहना है अगर भाई साहब आप पर अटैक हुआ ना अजरबैजान, टेंशन मत लेना, हम आ जाएंगे। तो शूशा
डिक्लेरेशन के बेसिस पे टर्की एश्योरिटी दे रहा है कि आपकी डिफेंस टेक्नोलॉजी, मिलिट्री ट्रेनिंग, उसमें तो हम सपोर्ट करेंगे, अटैक हुआ तो हम आ जाएंगे। अजरबैजानी Su-25 जो एयरक्राफ्ट है उसमें भी मतलब वो सपोर्ट कर रहा है, राइट, मॉडर्नाइजेशन में भी सपोर्ट कर रहा है, न्यू इक्विपमेंट में भी सपोर्ट कर रहा है, ड्रोन्स में तो कर ही रहा है। अब इजराइल का एंगल मैंने कहा था कि आगे चल के आपको बताऊंगा। नंबर 1 रीजन बता दिया था आपको, याद करो, मुस्लिम मेजोरिटी। नंबर 2 बताया था कस्टमर है भाई डिफेंस टेक का। नंबर 3 रीजन, अरे ईरान पड़ोस में है अजरबैजान के, तो अगर ईरान दुश्मन समझता है इजराइल को, ईरान के ऊपर बैठा अजरबैजान, तो अच्छा है ना अजरबैजान के साथ रिलेशनशिप को रखना, है कि नहीं। प्लस एक और बात बता दूं, अजरबैजान ने इन्वेस्ट किया हुआ है इजराइल की टेरिटरी के पास गैस फील्ड में। आप कहेंगे ये कौन सा गैस फील्ड हो गया? तमार गैस फील्ड, अभी बताऊंगा आपको, मैप भी दिखाऊंगा। दूसरी बात देखिए, राफेल कंपनी, राफेल वो वाला राफेल नहीं जो आप सोच रहे हो, एयरक्राफ्ट जो आजकल चर्चा में भी है दोबारा ऑपरेशन सिंदूर की वजह से, वो है RAFLE, वो है राफेल, एक मॉडल डसॉल्ट कंपनी का, फ्रांस का, राइट, वो एयरक्राफ्ट का मॉडल है। यह है राफेल कंपनी, ये देखो RAFEL, ये इजराइल की कंपनी है। चलो इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, कोई बताएगा कि राफेल का इजराइल में इन्वेस्टमेंट है कि नहीं? मतलब राफेल इजराइल की कंपनी है, उसका इंडिया इन्वेस्टमेंट है कि नहीं? आंसर इज यस। राफेल RAFEL इस कंपनी ने इंडिया में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। 2 फैसिलिटीज हैं इसकी इंडिया में, और ये इंडिया की कंपनी अस्त्रा और दूसरी है कल्याणी, उनके साथ ज्वाइंट वेंचर में यहां पर कुछ बना रही है डिफेंस सेक्टर में। क्या बता पाएंगे कि कौन सा शहर है जहां पर इसकी दोनों फैक्ट्रियां मौजूद हैं? एक्चुअली दोनों एक ही शहर में मौजूद हैं, बहुत ही फेमस जगह है वो। अगर यूपीएससी ऐसा करके एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ ले तो बता दीजिए। आप कहेंगे सर ये प्राइवेट कंपनी इजराइल की इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है। हाँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ है ना, इस वजह से कर रही है, जिससे कि ज्वाइंट वेंचर होगा तो हमारे यहां भी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन होगा। इसकी बैरक मिसाइल, बैरक MX इसने बेची है अजरबैजान को। यह है वो कंपनी जो बता रहा था ना कि देखो तमार गैस फील्ड उसमें इजराइल के पास है, जिसमें कि इनकी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। अजरबैजान की ये स्टेट ऑयल कंपनी है ऑफ अजरबैजान रिपब्लिक, SOCAR। ये देखिए, ये है आपका इजराइल और ये है तमार। यहां पर एक्चुअली क्योंकि भाई अजरबैजान को एक्सपीरियंस है ना ऑयल एंड गैस सेक्टर का, तो इजराइल ने कहा ठीक है आप यहां पर इन्वेस्ट कीजिए, हमें पैसा दीजिए, ऑयल एंड गैस निकालिए, हमें फायदा, आपको ही फायदा। अजरबैजान ने कहा ठीक है भाई सब करते हैं ऐसा। पाकिस्तान, आप कहेंगे सर ये ज्यादा बड़ी मजाक हो जाएगी कि पाकिस्तान अजरबैजान को सपोर्ट करेगा? करेगा, करता है। अजरबैजान का दुश्मन अर्मेनिया, पाकिस्तान ऐसा देश है जो अर्मेनिया को देश की तरह रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा। इसे कहते हैं दोस्ती। कह रहा है भाईजान अर्मेनिया को हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे, राइट। तो भाई दोस्ती है। प्लस कह रहा है डिफेंस में जो हमारे JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट हैं, अजरबैजान जब आपको जरूरत पड़ेगी ना, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होते हैं, बेच देंगे भाई साहब, भेज देंगे। क्या बात कर रहे हो, पाकिस्तान क्या भेजने के पोजीशन में है? बेच देंगे, ठीक है, लेकिन बेचना भी बड़ी बात है भाई। आप कहेंगे वाकई है या ऐसी फिरकी ले रहा है पाकिस्तान? नहीं, सही बात कह रहा है। वैसे बताऊं, एक्चुअली जो JF-17 थंडर है ये पाकिस्तान और चाइना का ज्वाइंट वेंचर है। तो स्टार्टिंग के कुछ एयरक्राफ्ट तो चाइना में ही मैन्युफैक्चर हुए थे, लेकिन अभी पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। मैं सर्च कर रहा था कि पाकिस्तान की वेबसाइट पर पता लगे कि भाई पाकिस्तान क्या इसमें कंट्रीब्यूट किया है या सब कुछ चाइना नहीं बनाया। तो पाकिस्तान का कहना है कि एवियोनिक्स में हमने बताए हैं, इंजीनियरिंग में हमने इन्वेस्ट किया है, तो इंजीनियरिंग, डिज़ाइन में, एवियोनिक्स में, मैन्युफैक्चर में भी कुछ कंपोनेंट हम केवल पाकिस्तान में ही बना रहे हैं। तो यानी कि पाकिस्तान कह रहा है कि हम फुल फ्लेज इस एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान में ही बना रहे हैं, और अजरबैजान आपको जरूरत पड़ेगी आपको बेचेंगे, किसी और को जरूरत पड़ेगी वहां पर बेचेंगे। तो ऐसा पाकिस्तान का कहना है। प्लस वेस्ट तो सपोर्ट कर ही रहा है, वेस्ट है, यूरोपियन यूनियन है, क्योंकि इनका तो भाई सदर्न गैस कॉरिडोर पर डिपेंडेंस है, तो इस वजह से सपोर्ट करेंगे। EU भी कह रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव हम यूरोपियन यूनियन के थ्रू करेंगे, बाकी सब देशों को भी साथ लाएंगे रशिया के अगेंस्ट। तो यानी कि एक बात पता लग गई कि यार रशिया के सामने कॉम्प्लेक्स पिक्चर है, क्योंकि देखो ऑलरेडी इतने सैंक्शंस रशिया पर लग चुके हैं, उसकी इकोनॉमी को ऑलरेडी नुकसान हुआ है। जैसे कि अभी मैं एक डेटा आपको बताऊंगा, वो डेटा कहता है कि अगर केवल यूक्रेन के युद्ध को हम 6 साल मान लें कि भाई 6 साल कंटिन्यू हो रहा है, तो उसमें करीब जो टोटल कॉस्ट है उसकी, दैट इज एक्चुअली मोर देन $1.96 ट्रिलियन। दैट इज मोर देन 90% ऑफ रशिया's GDP व्हेन दिस पर्टिकुलर वॉर स्टार्टेड। वो
जितना पैसा बर्बाद हो गया है इस वॉर में, मिला क्या है? तो ये पैसा रशिया की जनता के लिए खर्च हो सकता था, नई इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सकता था। तो ये एक लॉजिक दिया जाता है कि भाई रशिया तुम्हारे लिए तो गैम्बल हो जाएगा, भाई नुकसान हो जाएगा, राइट? लेकिन रशिया का कहना है भाई देश की सुरक्षा से पहले कुछ है क्या? उस पैसे का हम क्या करेंगे अगर नेटो अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए रशिया में अटैक कर देगी, रशिया को अंडरमाइन कर देगी, यूएस अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर देगा, देखो वी हैव टेम्ड रशिया, तो उस राष्ट्र हित से पहले क्या है? तो ऐसा खर्चा करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट रशिया इज सेइंग, राइट? लेकिन रशिया का कहना है हमें ये पता है कि हम ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच कर चुके हैं, और जिस भी देश ने अपनी इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मिलिट्री रिसोर्सेज को ओवर स्ट्रेच किया है उसके यहां पर डिक्लाइन आया है। जैसे एक थिंक टैंक है चैथम हाउस, इसका कहना है कि देखो ऑलरेडी जो मैन पावर है, इक्विपमेंट है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिप्लीट हो चुके हैं इन रशिया यूक्रेन वॉर। तो ऐसे में रशिया इज नॉट इन राइट कंडीशन। देखिए $1.69 ट्रिलियन और मोर देन 90%, 92.4%, मोर देन 90% 2021 के जीडीपी का ये यहां पर जा चुका है। इसका यही डेटा मैं कोट कर रहा था। प्लस अगर रशिया ऐसा करता है तो सेंट्रल एशियन रीजन्स वो थोड़ा सोच सकते हैं कि भाई हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, हमें चाइना से सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि चाइना ऑलरेडी सेंट्रल एशिया में करीब हो रहा है। यानी कि सॉफ्ट बैली ऑफ रशिया में चाइना अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अभी रशिया कुछ नहीं कर सकता चाइना के अगेंस्ट, क्योंकि खुद रशिया को चाइना की जरूरत है, चाइना जैसे कस्टमर की जरूरत है। तो यानी कि अजरबैजान कैन बी अ फ्यूचर रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? आंसर इज यस. But whether that conflict is going to be a direct conflict like war, it depends on calculations. Calculations is like कि कितना बड़ा खतरा अजरबैजान बनता है इनके लिए, क्योंकि अभी नेटो जैसी बात जैसे उन्होंने की थी यूक्रेन ने, ऐसा अजरबैजान नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, अजरबैजान को काउंटर बैलेंस करना ये रशिया के स्ट्रेटेजिक रडार का एक पार्ट होने ही वाला है। तो अगर यहां पर हो गया आपको सब कुछ क्लियर, तो यू कैन मेंशन वाह इन कमेंट्स। इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। एक ही टॉपिक में, एक ही वीडियो में पूरा एनालिसिस आपको मिल गया। यहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर लीजिए, सारे अपडेट्स यहां पर मिलते रहेंगे। इस नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहां पर इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, तो माय सपोर्ट पर्सन कैन schedule a call if you want any inquiry of the course. It can be done here. वो मैक्सिमम डिस्काउंट भी आपको कोर्सेज पे यहाँ इस नंबर पे कॉल करने से दे देंगे, ठीक है? Examine the strategic importance of Azerbaijan's South Caucasus region for wider stability. Also highlight India's alignment in this region. अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है।